इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी समाज या व्यक्ति के जीवन से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से है। बाइबल में लिखा है, द एपिसल ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, इट्स गुड दैट यू बिलीव इन वन गॉड, सो डज द सेटन बिलीव्स। सेटन या सतन, जिसे अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिया है। कुछ लोग इसे शैतान कहते हैं, कुछ लोग इसे राक्षस, तो कुछ जिन। हर धार्मिक किताब में इसका जिक्र है। इसके बावजूद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों का मजाक बनाते हैं और उन चीज़ों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं जिन चीज़ों के बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है। ये कहानी ऐसे ही चार मतिमंद और बेवकूफ़ लोगों पर आधारित है जो अपने मनोरंजन के लिए ऐसे ही किसी हॉन्टेड जगह की तलाश में निकल पड़े थे। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। यार, भानगढ़ी चल लेना था, पता नहीं तू कहाँ ले जा रहा हम सबको, आशी ने अपने मंगेतर सोमनाथ से कहा। इस पे सोमनाथ ने कहा, भानगढ़ बस ओवररेटेड है यार। ये सुनकर इनकी दोस्त भावना ने कहा, यार लेकिन वहाँ तो सरकार ने भी बोर्ड लगा रखी है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। सोमनाथ, अरे नहीं यार, सब पब्लिसिटी स्टंट है। इस पे भावना के बॉयफ्रेंड करण ने कहा, भाई सस्पेंस ख़त्म कर, 5 घंटे हो गए हैं लेकिन तेरा सो कॉल्ड जगह ही नहीं आ रहा है। कम से कम ये तो बता कि हम जा कहाँ रहे हैं। सोमनाथ ने उत्सुकता से कहा, जैसलमेर के पास वाला गांव कुलधरा, हम वहीं जा रहे हैं। भावना ने पूछा, और ऐसा क्या है तुम्हारे कुलधरा में? सोमनाथ ने जवाब देते हुए कहा, कुलधरा से कई डरावनी और भयानक बातें जुड़ी हैं। दरअसल कुलधरा की कहानियाँ शुरू हुई थी आज से करीब 300 साल पहले, जब वहाँ जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नज़र कुलधरा के एक पुजारी की बेटी पर पड़ी। उसकी खूबसूरती को देखकर मानो सलीम सिंह ने ज़िद लगा ली और उस लड़की से शादी करने के लिए गांव वालों को चंद दिनों की मोहलत दी। सलीम सिंह की क्रूरता के कारण गांव वालों में उसका कोई इज्जत नहीं करता था और ये लड़ाई अब गांव वालों के सम्मान की बन चुकी थी। कुलधरा के ब्राह्मण काफ़ी विद्वान और जानकार होते थे। इनकी एकता और सद्भाव का सबूत तब हुआ जब उन्होंने सलीम सिंह के खिलाफ एक बैठक की। इस बैठक में 500 से भी अधिक परिवारों ने हिस्सा लिया था। सबने मिलकर ये फैसला लिया कि वो अपनी सम्मान और मर्यादा के लिए रियासत छोड़ के चले जाएंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज आज़ाद परिंदा भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होता। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस जगह को शराप दिया था। जब से आज तक ये गांव वीरान और रूहानी ताकतों के कब्ज़े में है। ये विचित्र शक्ति आज भी अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहती है। अब सिर्फ गिने चुने विद्वान और शक्तिशाली ब्राह्मण ही यहाँ रहने की हिम्मत रखते हैं। ये सब सुनकर आशी ने उत्साहित होकर कहा, गाइस दिस इज़ गोना बी अमेजिंग, एटलीस्ट हमारे साथ बियर पीने भूत और आत्माएं भी तो होंगी। थोड़ी देर बाद भावना ने नोटिस किया कि करण काफ़ी देर से खिड़की के बाहर देख रहा था और उसने पूछा, कहाँ गायब हो गए हो जनाब? करण ने बड़े नटखट अंदाज में कहा, जिधर देखता तेरी तस्वीर नज़र आती, तेरी सूरत में मेरी तकदीर नज़र आती। भावना ने कहा, कुछ भी यार, अब हम सब बोर हो चुके हैं तेरे इन फालतू के शेर व शायरी से। सोमनाथ के अचानक गाड़ी रोकने की वजह से आशी ने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? सोमनाथ ने कहा, सामने देखो, ये घर काफ़ी पुराना और डरावना लग रहा है, यहीं चलें क्या? सामने का मंजर काफ़ी भयानक था। एक 2 मंजिला मकान जिसके सामने एक छोटा सा बागान था। झटके से देखो तो ऐसा लगता जैसे वो मकान इन्हें ही देख रहा था। मकान का सफ़ेद रंग अब पुराना होकर ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों परछाइयों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हरे रंग के काई ने जैसे बाहरी दीवारों को अपनी बाहों में समेटा हुआ था। एक लोहे का जंग लगा हुआ गेट बागान की बाहरी तरफ, जो आधा खुला और आधा बंद था,
यह देख मानो वो घर किसी राहगीर का इंतज़ार ही कर रहा था। नज़ारा देख करण ने कहा, दिस लुक्स जस्ट परफेक्ट फॉर आवर एडवेंचर गाइस, यहीं चलते हैं। इतने में आशी ने घबराते हुए कहा, यार सोमनाथ, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? कहीं खुली जगह चल लेते हैं यार, बियर वियर पीकर वापस आ जाएंगे प्लीज़। इतने में भावना ने कहा, कम ऑन यार आशी, डोंट रूइन आवर बॉयज़ मूड यार। ये सुन भावना भी चुप हो गई। करण गाड़ी से झट से उतरा और उस जंग लगे हुए गेट को पूरा खोला। सोमनाथ ने देर न करते हुए गाड़ी अंदर पार्क कर दी। तीनों गाड़ी से उतरे और करण के साथ आ खड़े हुए। कुछ पल के लिए सब थम चुका था। चारों उस घर को बिल्कुल सम्मोहित होकर देखने लगे। सोमनाथ ने अपनी नज़र झटकते हुए कहा, आज रात यहीं रुकते हैं, बियर वियर पीते हैं। जब चारों घर के नीचे वाले लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक आवाज़, वापस चले जाओ। आशी घबराते हुए बोली, गाइस तुम लोगों ने वो आवाज़ सुनी? इतने में करण ने कहा, कम ऑन यार, फॉर गॉड से इतनी जल्दी क्यों डर रही हो, कोई आवाज़ नहीं है यहाँ। भावना को भी वो आवाज़ आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सोमनाथ ने जब टॉर्च से घर के उस लकड़ी के दरवाजे को देखा तो पाया कि वो दरवाज़ा सड़ने लगा था। दरवाज़ा का निचला कोना खरोंचा हुआ था, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े जानवर ने अंदर जाने की कोशिश में अपना पंजा मार मार कर वहाँ वैसा निशान बना दिया है। सोमनाथ के दरवाजे पे हाथ लगाते ही दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। यह देख चारों को लगा कि शायद वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। सोमनाथ ने जब टॉर्च अंदर की ओर दर्शाया तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि सब चौंक गए। अंदर से घर बिल्कुल बाहर जैसा नहीं था, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे था। सामने बैठक कक्ष यानी कि लिविंग रूम था, जिसमें हर कुछ अपनी अपनी जगह कायदे से रखा था। बैठक में एक छोटी लकड़ी का टेबल था, जिसके पास 4 बांस की कुर्सियां रखी थी। वो कुर्सियां ऐसे रखी थी जैसे किसी ने इन्हीं चारों के लिए रखी हैं। अब इंतज़ार ना करते हुए बियर खोली जाए, करण ने कहा और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर गाड़ी से बियर निकालने चला गया। सोमनाथ ने जब टॉर्च को दाईं ओर किया तो देखा वहाँ एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। हॉल के किनारे एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाते हुए थी। सोमनाथ सीढ़ी दर सीढ़ी टॉर्च की रोशनी ऊपर लेते हुए जा रहा था। ऊपर 2 दरवाजे थे। सबने अनुमान लगा लिया कि वहाँ 2 कमरे होंगे। इतने में करण बियर के क्रेट्स लेकर वापस आया और देखा कि सब अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके हॉल के कोने कोने में रख दी है, जिससे धीमी रोशनी पूरे बैठक में हो चुकी थी। करण ने वो क्रेट्स टेबल पर रखा और सबने एक एक कुर्सी ग्रहण कर ली। सबने बियर खोली और पीने लग गए। कुछ देर ट्रूथ और डेयर चला। उसके बाद सोमनाथ ने कहा, यार मैं और आशी यहाँ कोने वाले कमरे में सो जाते हैं, तुम और भावना ऊपरी हिस्से में अपना हिसाब देख लो। इतने में भावना ने कहा, कम ऑन यार, वी जस्ट स्टार्टेड, इतनी जल्दी सोने की बात ना करो। ये सुन सोमनाथ ने इशारे में करण को कहा कि वो कुछ करे। करण को तो मानो इसी का इंतज़ार था। उसने कहा, हाँ यार, सफ़र के कारण थकान तो हो गई है, सोया जाए। थोड़ी देर बाद सोमनाथ और आशी नीचे वाले कमरे में चले गए और करण और भावना ऊपर की ओर बढ़ने लगे। ऊपर का एक कमरा खुल नहीं रहा था, तो करण और भावना दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगे। दूसरे कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने काफ़ी अच्छी खुशबू महसूस करी। फ्लैश लाइट से जब उन्होंने कमरे को देखा तो कमरा काफ़ी बड़ा दिख रहा था। वहाँ एक पलंग थी, जिस पे एक सफ़ेद चादर बिना सिलवटों के बिछी हुई थी। दोनों सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कमरे के दूसरी छोर पर एक खिड़की थी और कमरा बिल्कुल साफ था। नीचे वाला कमरा ऊपर वाले कमरे से काफ़ी छोटा था। सोमनाथ ने जब टॉर्च चारों ओर दर्शाया तो देखा कमरे में एक पलंग भी नहीं था, बस कोने में एक अलमारी रखी हुई थी और उसके बगल में एक चटाई जैसा कुछ रखा था। यार सीढ़ी ना चढ़ने के आलस में लगता है हमने
नौकरों वाला कमरा ले लिया है। मुस्कुराते हुए आशी उस चटाई को बिछाई और उस पे लेटकर सोमनाथ को अपनी उंगलियों से अपने पास बुलाने लगी। उधर ऊपर के कमरे का कुछ और ही मांजरा था। करण मौके की तलाश में था, लेकिन भावना का चरित्र काफ़ी साफ था। भावना का फ़ोन फ्लैशलाइट ऑन करके दरवाजे के पास रखा था। करण अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट से भावना को निहार रहा था। काले रंग के चूड़ीदार सलवार कमीज़ में उसका सुनहरा गोरा रंग कुछ ज़्यादा ही खिल रहा था। सर से बालों का एक लट उसकी आंखों से होते हुए उसके गालों को चूम रहा था। खूबसूरत चमकती आंखें जिसमें हल्की मुस्कुराहट थी। वीडियो बना रहे हो तुम? कितनी बार कहा है मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये कहकर भावना करण से उसका फ़ोन छीनने लग गई। करण ने अपनी कलाइयों की ताकत से फ़ोन छूटने ना दिया और कहा, नहीं यार बेबी, हमेशा उल्टा ही सोचती हो। रुको मैं गाना लगा रहा हूँ। यार करण, तुम जल्दी से मेरे घर वालों से बात करो। हम कब शादी करेंगे? भावना ने निवेदन से करण से पूछा। करण, कम ऑन यार, जब फ्री होती हो यही टॉपिक उठा देती हो। मुझे लगता है तुम मुझसे वाकई प्यार नहीं करती। भावना ने पूछा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? करण ने कहा, यार जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ दो जिस्म और एक जान होती है। आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं, एक दिल दूसरे दिल के करीब आता है, और एक तुम हो कि मुझे छूने ही नहीं देती। भावना ने कहा, मुझे लगता है तुम बदल जाओगे। ये सुन करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, दिन बदलेगा, साल बदलेगा, मगर मेरे दिल का हाल नहीं बदलेगा। भावना ने झट से गाना बंद किया और करण से पूछा, तुमने वो आवाज़ सुनी? कैसी आवाज़? करण ने पूछा। यार अभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। ये कहते हुए भावना खिड़की की तरफ भागी और बाहर देखने लगी। ये देखकर करण भी उठ खड़ा हुआ। भावना के पास जाकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसके बालों की खुशबू लेते हुए उसके कान में बोला, बेबी क्यों परेशान हो रही? कोई नहीं है यहाँ। मैं हूं ना। इस बार करण को भी आवाज़ आई और वो दौड़ के दरवाजे के पास जाकर फ्लैशलाइट उठाया और चारों तरफ देखने लगा। उसने चिल्लाया, भावना चलो, भावना जल्दी नीचे चलो, भावना। भावना वहीं खिड़की के पास ही खड़ी थी। पता नहीं बाहर उसने ऐसा क्या देख लिया था कि टुकटुकी लगाए बाहर ही देख रही थी। करण ने चिल्लाया, भावना। भावना अब अपने आप में नहीं थी। उल्टी कदम से धीरे धीरे करण के नज़दीक आ रही थी। नज़दीक आते आते उसकी चाल बदलने लगी थी। वो अब अजीब सी तरह अपने पाँव को फैला के चल रही थी। करण ये सब देख जम चुका था। जब वो करण के नज़दीक पहुंची तो उसने सिर्फ अपना सर घुमाया। अब उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। ध्यान से देखने पे लगता था जैसे ज्वालामुखी के अंदर का लाल लावा उसकी आंखों में तैर रहा हो। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और एक अजीब सी आवाज़ ने उसने कहा, चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, पहले पहले प्यार की। करण ये सुन पीछे हटने लगा। उसने अपनी पीठ पर दीवार महसूस किया और समझ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। भावना ने फिर अजीब सी आवाज़ में कहा, आओ, मेरे पास आओ। अब क्यों नहीं आ रहे हो? क्या कह रहे थे? दो जिस्म एक जान। आओ, आओ ना। ये सुन करण जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर गया। ये तो करण की आवाज़ थी ना? आशी ने सोमनाथ से पूछा। सोमनाथ ने कहा, अरे यार तू तो जानती है ना करण को, भावना के साथ मजाक कर रहा होगा। इतने में सोमनाथ ने देखा कि सामने वाली लकड़ी की अलमारी से
किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। आशी और सोमनाथ को अब लगने लगा कि वो अब किसी विचित्र ताकतों से घिर चुके हैं। सोमनाथ ने आज तक किसी अलौकिक ताकत या चीज़ को नहीं देखी थी। आशी के बार बार मना करने के बावजूद वो उस अलमारी के करीब जाने लगा। उसने अलमारी को खोला तो दंग रह गया। काले लिबास में एक औरत गोद में एक अजीब सी आकृति का बच्चा लिए हुए थी। वो औरत तो इंसान लग रही थी, लेकिन उसकी गोद में वो बच्चा बिल्कुल दानव जैसा लग रहा था। उस बच्चे का सर फटा हुआ था और अंदर मांस दिख रहा था। उसके दांत लंबे और नोकीले थे। बड़ी बड़ी लाल आंखें और होंठ खून से सने हुए। सोमनाथ ये सब देख ही रहा था कि उस औरत ने अपना मुंह खोला। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, लेकिन उसका जबड़ा धीरे धीरे खुलते हुए उसकी गर्दन तक आ पहुंचा और उसने एक गुहार लगाई। उसकी ये गुहार इतनी तेज थी कि मानो मीलों दूर तक गई होगी। इतना होते ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई, लेकिन उस दानव बच्चे का शरीर उसी अलमारी के अंदर था। सोमनाथ ने अलमारी बंद कर दी। वो एक सदमे में था। कुछ सोचने या कुछ समझने की हालत में वो अब नहीं था। वो बस चिल्ला रहा था, पलाओ पलाओ पलाओ। आशी ने बिना देर किए अपना फ़ोन निकाला और इमरजेंसी नंबर डायल किया। हेलो हेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम यहाँ से जाओगे कैसे? ये सुन उसने अपना फ़ोन फेंका और सोमनाथ को खींचकर कमरे से बाहर भाग गई। उसने करण और भावना को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और घबराहट के मारे ऊपर के बंद दरवाजे को खटखटाने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो सोमनाथ ने वो दरवाज़ा तोड़ा। अंदर एक लाश थी, जिसके ऊपर वही शैतान सा बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा अपने लंबे दांतों से उस लाश की चमड़ी खींच रहा था और मांस खा रहा था। उस शैतानी बच्चे की नज़र अब उन दोनों पर पड़ी। उसने मांस का एक टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, खाओ ना, बिल्कुल ताज़ा है, तुम भी खाओ। ये सब देखते ही आशी और सोमनाथ भाग निकले और दूसरे कमरे के अंदर चले गए। उन दोनों ने भावना और करण को वहीं बेहोश पड़ा देखा और अंदर से कमरा बंद कर लिया। दोनों की हालत इतनी ख़राब थी कि दोनों बिना एक दूसरे से कुछ बोले बस सहमे हुए सदमे में बैठे थे। थोड़ी देर बाद जब सोमनाथ सदमे से बाहर आया तो करण और भावना को जगाने की कोशिश करने लगा। तब तक करण को होश आ गया था। जब उसने सोमनाथ को देखा कि वो भावना को जगाने की कोशिश कर रहा है तो डरते हुए उसने कहा, भाई भाई मत उठा उसे, वो भावना नहीं है, कोई और चीज़ है। वो नहीं है भाई, कुछ और है। वो डायन है, वो भावना नहीं है, वो डायन है। भाई मत उठो भाई डायन भाई। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तीनों इतने डरे हुए थे कि कोई दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ही नहीं रख रहा था। बस तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। तब तक बाहर से एक आवाज़ आई, अरे दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी देखी और अंदर से अजीब आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा वो डायन दोबारा जाग उठी है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, वरना सब के सब मरोगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर दरवाज़ा खोले।
तभी उस आदमी ने कहा, मैं विक्रम पंडित हूँ, पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने उस डायन की गुहार सुनी तो मुझे लगा कि उसे कोई शिकार मिल चुका है। अब जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उन चारों के पास इस आदमी पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सोमनाथ ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा वो सच में एक केसरिया रंग का कपड़ा पहना हुआ था, लंबी दाढ़ी और हाथ में रुद्राक्ष लिए हुए था। वह एक ब्राह्मण पंडित ही था। पंडित ने कहा, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, कुछ सुनाई दे या कुछ भी दिखाई दे, कहीं नहीं रुकना। तीनों ने झटपट भावना को उठाया और उस मकान के बाहर निकलने की तैयारी में लग गए। जब पांचों सीढ़ियों के पास पहुंचे तो सबने अचानक से भूकंप जैसा कुछ महसूस किया। पंडित ने सबको बाहर भागने को कहा और वहां खड़ा होकर मंत्र जाप करने लगा। ओम नमः पराय शिवात्मने वेतालाय नमः, ओम नमः पराय शिवात्मने वेतालाय नमः। चारों अब उस मकान के बाहर निकल चुके थे और बगान में आ खड़े हुए। उस पंडित की निडरता की वजह से सब में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। कुछ देर बाद भावना को होश आया। उसने अपने आप को उस घर से बाहर देखकर राहत की सांस ली। घर के अंदर से अब भी काफ़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पंडित और डायन के बीच एक युद्ध चल रहा हो। कुछ देर बाद वो पंडित बाहर आया। उसने क्रोधित होकर सबको कहा कि ऐसी अज्ञात और डरावनी जगह पे नहीं आना चाहिए। सहमते हुए सोमनाथ ने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अपनी दिमागी संतुलन खोने लगे थे और अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। चारों ने बाबा का शुक्रिया किया और वहाँ से अपने शहर की ओर निकल पड़े। ये हादसा उनके दिमाग को सुन कर चुका था। कुछ दिन सबने एक दूसरे से बिना मिले ही गुजारे। करण अब निश्चित हो चुका था कि वह भावना के घर वालों से अब उसका हाथ मांगेगा। उसने सोचा कि कल ही जाकर वो भावना से बात करेगा। इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। करण ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो भावना ही थी। मुस्कुराते हुए भावना ने करण को गले से लगा लिया। करण ने भावना को अंदर आने का इशारा किया और कहा, भावना मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। उस हादसे के बाद मैं समझ चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कल ही मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। भावना ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ करण के कंधे पे रखा और कहा, चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। असल में मैंने उस डायन और उस शैतान बच्चे के बारे में भी लिखा था, लेकिन कहानी बहुत लंबी हो रही थी इसीलिए वो पार्ट नहीं डाला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि वो मैं डायन वाला पार्ट भी डालूं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं।